वेलकम फ्रेंड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 5 ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट व्हिच इज फॉरेंसिक ऑडिट एंड इंडियन एविडेंस लॉ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंडिंग फैक्ट्स एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, जहाँ पर भी कोर्ट को कोई भी लीगल प्रोविजन को इंटरप्रेट करना पड़े उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। और जहाँ पर भी किसी भी सर्कमस्टेंस में फैक्ट को एनालाइज करना पड़े, फैक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस को देख के हम लोगों को कोई कंक्लूजन निकालना पड़े, तो वो होते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो अब बड़े बड़े केसेस जो बड़े बड़े कोर्ट्स जो होते हैं जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो लोग क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं पे कोई डिसीजन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केसेस ले। वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ का इंटरप्रिटेशन हो कुछ, या फिर लीगल रेमेडी के लिए ही हम लोग वहाँ जाते हैं इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स बेसिकली कौन सी अथॉरिटीज़ मतलब डील करती है केसेस, जो कि वो होती है आपकी क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपकी अपीलेट अथॉरिटी होती है वो सारी डील करती है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को, या लोअर कोर्ट्स। ठीक है, तो आप जैसे हो गया NCLT है ना, तो वो सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को सारा वो लोग देखेगी। ठीक है, ITAT हो गया, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को देखते हैं। अब वही क्वेश्चन ऑफ लॉ रहता है तब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तभी लेते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस मेजर आपको जानना था इसमें। मेटेरियलिटी एंड फैक्ट्स इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट्स क्या होता है, रेलिवेंसी ऑफ। अब देखो उसको अंदर से पढ़ने में बहुत ये टफ चैप्टर है, इसको आप ऐसे ही कवर कर लो ब्रीफ मीनिंग जान के, और अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें से बेसिकली आना नहीं चाहिए इसमें से 2-3 टॉपिक को छोड़ के, बट फिर आता है अगर तो फिर आप पढ़ लेना अंदर से, बाद में आपको समझा देता हूँ मेन मतलब क्या है इसका मतलब। रेलिवेंसी मतलब अगर कोई रेलिवेंट एविडेंस है तभी वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। जैसे मान लो A, B और C, ठीक है, किसी के घर जाते हैं अपने फ्रेंड D के घर पे, ठीक है, और उसके D के घर में क्या होता है ना, कुछ चोरी हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो चोर कौन होता है, B होता है। ठीक है, बट क्या होता है ना कि इसमें एविडेंस कलेक्ट करें हम लोग, तो फिर ये कोई रेलिवेंट ही नहीं है कि वो लोग क्यों मिलने आए थे वहाँ पे। वो लोग क्रिकेट देखने बैठे थे इसलिए वो लोग क्रिकेट देखने के लिए चारों एक ही घर में आए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट क्या हो गया ना, कोई रेलिवेंट ही नहीं है कि क्रिकेट का फुटेज दिखा रहे हो आप, तो वो जो रेलिवेंट एविडेंस है वो ही आपको यूज़ कर सकते हो आप कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेलिवेंसी एंड टेस्ट टू डिटरमाइन रेलिवेंसी। ठीक है, एडमिसिबिलिटी एंड वेट ऑफ एन एविडेंस। ठीक है, हर कोई एविडेंस ना कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा मतलब क्राइटेरिया रहता है, तभी किसी भी एविडेंस को हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी एविडेंस का अगर हम लोग एडमिशन कर रहे हैं तो फिर क्या होता है ना, उसको एज अ पूरा होल यूज़ करना है। ठीक है, अगर किसी का हम लोग ऑडियो भी यूज़ करें ना इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो क्या होता है कि उसको पूरा यूज़ करना है, ना कि सिर्फ पार्ट ऑफ द ऑडियो। ठीक है, बिकॉज अ पार्ट ऑफ द ऑडियो में लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन्स, है ना। पूरा हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ था। ठीक है, सो ये हो गया मोड ऑफ प्रूफ ऑफ एडमिशन। देख लेना, पर्सन्स हुज स्टेटमेंट्स आर एडमिशंस, जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो या डायरेक्ट कोई हो पर मतलब एविडेंस। ठीक है, तब स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टी सुइंग और सूड इन रिप्रेजेंटेटिव एक्टर। ओरल एविडेंस क्या होता है, कब एडमिसिबल होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अगर हम लोग कोर्ट में फॉर एनालिसिस अगर प्रेजेंट करते हैं तब फिर उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, प्रूविंग अ मैटर थ्रू एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है वो भी देखेंगे। अदर काइंड्स ऑफ डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, जिसको प्रूव करने के लिए आपको किसी और एविडेंस का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, जिसको प्रूव करने के लिए हो सकता है आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आप देख लो कि मान लो जहाँ पर किसी का खून हुआ या किसी का भी जो भी मर्डर हुआ, वहाँ पे किसी का पर्सन का फिंगरप्रिंट्स मिला, तो दैट डज नॉट अमाउंट टू कि खून उसी ने किया होगा। ठीक है, वो जो स्पॉट है जहाँ पे वो हुआ स्पॉट ऑफ क्रिमिनल केस, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो फिंगरप्रिंट मिलना एक हाँ इशारा करता है, इज़ अ इंपॉर्टेंट एविडेंस। बट क्या हो सकता है कि वो पहले आया है, क्यों आया, या उसके जाने के बाद हुआ कुछ, तो उसके लिए हम लोग को बाकी एविडेंसेस भी देखना होगा। और अगर डायरेक्ट एविडेंस क्या हो जाता है ना, जैसे मान लो कि जहाँ पे हुआ ये मर्डर वहीं से किसी ने उसको मारते हुए देख लिया, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट एविडेंस, आई विटनेस। तो फिर उसमें क्या हो गया ना, उसमें फिर और किसी एविडेंस का जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग उसका आई विटनेस का मतलब उसका सच बोलने का अगर हम लोग अथॉरिटी पूरा मतलब डिटरमाइन कर ले कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, तो फिर कोई और फर्दर एविडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है टू प्रूव द डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में क्या हो, जस्ट वहाँ पे फिंगरप्रिंट मिलना डज नॉट अमाउंट कि उसी ने खून किया होगा। ठीक है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में और आपको फर्दर एविडेंसेस का रिक्वायरमेंट होता है टू प्रूव सर्टेन थिंग कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है। बट डायरेक्ट एविडेंस में क्या होता है, आपको अगर उसका ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश हो जाए डायरेक्ट एविडेंस का, देन यू डोंट नीड फर्दर एविडेंसेस टू सपोर्ट द डायरेक्ट एविडेंस। सो ये एक इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैन कम इन द एग्जाम। ओरल एविडेंस और ये आ सकता है आपको। तो मैं बेसिकली आपको देख लो यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है, गो थ्रू कर लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले आपको देखना 3 मेन कैटेगरीज ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये देख लो आप पहले, फिर यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आप अच्छे से कर लो। ठीक है, ये जो आपको बताया था मैंने। और यहाँ पे और एक चीज़ है, हियर से इज ऑफन साइटेड एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे हियर से इज नॉट एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, आप किसी का सुना हुआ बात आके आप सुन लिए और फिर आप कोर्ट में बोलो कि अच्छा ये एक एविडेंस है कि हाँ मैंने ऐसे सुना था किसी और से, तो वो क्या होता है ना, इट कैनॉट बी यूज एज एन एविडेंस, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली नहीं देखे, आप आई विटनेस तो होनी, आप सुना बात सुन के कुछ भी बोल रहे हो कोर्ट में, है ना, तो आप यू कैन लाई ऑल्सो। कोर्ट डज नॉट बिलीव इन हियर से, जो भी आप सुना बात पर कोर्ट विश्वास नहीं करता। द कोर्ट टेक्स इट डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। ठीक है, सो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस और फैक्ट होना चाहिए, तभी कोर्ट एडमिसिबल करता है किसी एविडेंस को। हियर से इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ अनलेस एंड अनटिल देयर आर एक्सेप्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है ना कि मेटेरियलिटी एंड फैक्ट्स इन इशू, द एविडेंस सो कलेक्टेड शुड बी अ मटेरियल एविडेंस टू द केस इन्वॉल्व्ड। अब हम लोग यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट्स कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, इन इंडिया विच इज़ अ कॉमन लॉ कंट्री वी फॉलो एडवर्सरियल
सिस्टम ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, वहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक अपोज करती है, वो लोग दोनों ईच अदर को अपोज करती है एंड ट्राई टू विन द केस, ठीक है। सो अगर किसी एविडेंस को एक्सेप्ट करना है इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो तीन हम लोग को टेस्ट पास करने होते हैं, विच इज रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड वेट, ठीक है। रेलिवेंसी क्या होता है कि इट शुड बी रेलिवेंट टू द केस इन्वॉल्व, ठीक है। एडमिसिबिलिटी क्या होता है कि कोर्ट में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। और वेट क्या होता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितना वो रेलिवेंट है और कितना वो मतलब केस में हेल्प कर सकता है टू रीच अ कंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें एडमिसिबिलिटी एंड वेटेज ऑफ एन एविडेंस। द कोर्ट आफ्टर डिसाइडिंग वेदर द फैक्ट इज रेलिवेंट और नॉट डिसाइड्स अपॉन द मैटर ऑफ एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी मतलब क्या होता है, बाय एडमिसिबिलिटी वी मीन कैपेबिलिटी टू बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। सो ये होता है उसका मतलब, ठीक है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 lays down in detail all the tests for relevancy and admissibility of the facts to determine a fact in issue and pronounce judgment. The act has incorporated in itself all rules thereby and narrowing down the scope of discretion of judges. कि मतलब एक्ट में सारा दिया हुआ है कब कब मतलब एडमिसिबल हो सकता है, तो फिर ये जजेस के डिस्क्रिप्शन पे बहुत कम होता है कि किसी एविडेंस को ना एक्सेप्ट करें, ठीक है। फिर आपका कुछ सेक्शंस दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, वो आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब देखो ओरल एविडेंस क्या हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है हियर से मतलब सुनी सुनाई बातें, और फॉल्स इन पार्ट। अगर फॉल्स इन पार्ट है ना तो जो पार्ट जैसे मान लो कुछ भी एक एविडेंस है उसमें से 40% झूठा है, ठीक है, झूठा वाला को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, उसको नहीं कंसिडर करेंगे, बट 60% जो गुड है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये रिमेनिंग पार्ट एक्सेप्ट हो जाएगा कोर्ट में, बट जो गलत है झूठा है उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट है अगर तो इट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। डायरेक्ट एविडेंस अगर कुछ ओरल तब फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हियर से सुनी सुनाई बातों को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और अगर कोई आधा अधूरा बात फॉल्स है देन जो सही बात है उसको कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस बिफोर। सो जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और पेपर फॉर्म तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द कोर्ट इटसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब सेकेंडरी एविडेंस ये आपको कर लेना अच्छे से। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेकेंडरी एविडेंस परमिटेड बाय द एक्ट वेयर सेक्शन 65 डिफाइंस सर्कमस्टेंसेस, जहाँ जहाँ सेकेंडरी एविडेंस बिकम्स एडमिसिबल, कहाँ जहाँ सर्टिफाइड कॉपीज़ है, सर्टिफाइड कॉपीज़ के केस में एक्सेप्टेबल है सेकेंडरी एविडेंस, और कॉपीज़ मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय द मैकेनिकल प्रोसेस जैसे जेरोक्स वेरोक्स है, ठीक है। कॉपीज़ मेड फ्रॉम कंपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सब केसेस में यहाँ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। किस केसेस में हम लोग सेकेंडरी एविडेंस को मतलब एडमिसिबल होगा, तो वो क्या होगा, 7 कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट इज व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज शोन और अपीयर्स टू बी इन पोजीशन ऑफ द पर्सन जिसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उसके पोजीशन में होगा तो फिर कैसे हम लोग को ओरिजिनल मिलेगा और वो क्यों देगा, है ना। तब सेकेंडरी एविडेंस को कंसिडर कर सकते हैं कोर्ट। एंड व्हेन द एग्जिस्टेंस या कंडीशन कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज प्रूव्ड और बाय हिज रिप्रेजेंटेशन इन इंटरेस्ट, तब भी कंसिडर कर सकते हैं। when the original has been destroyed, अगर डिस्ट्रॉय हो गया या खो गया तब भी। when the original is of such nature as not be easily movable, original अगर मूवेबल नहीं है एविडेंस तो फिर क्या होगा कि सेकेंडरी चल जाएगा। when the original is a public document which is the meaning of under section 74, ठीक है, तब भी चलेगा। when the original is a document of which a certified copy is permitted, तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे केसेस में चल जाएगा। तो यहाँ मेन चीज़ देख लो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ना, इट कैन बी प्रूव्ड या फिर प्रिज्यूम्ड, ठीक है। इफ इट इज प्रूव्ड देन क्या क्या टाइप का है, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। अगर इट इज प्रिज्यूम्ड तो क्या क्या हो सकता है कि सर्टिफाइड कॉपीज, मैप्स एंड गैजेट्स प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट या 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट या 5 ईयर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, तब भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, एविडेंस इज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इज दैट एविडेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन ऑफ द मैटर इन इशू, ठीक है। अब जैसे डायरेक्ट एविडेंस क्या हो गया कि मान लो आप आई विटनेस हो गया जो देखा है क्रिमिनल को खून करते हुए, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एविडेंस क्या हो गया कि वहाँ पे जो क्राइम सीन था वहाँ पे किसी का फिंगरप्रिंट मिला है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट क्या हो सकता है डायरेक्टली कुछ कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हम लोग अगर फिंगरप्रिंट मिला है तो किसी का भी, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस में रियल एविडेंस। रियल एविडेंस क्या होता है, रियल और मार्केट मटेरियल एविडेंस, जो टेंजिबल एविडेंस रहता है उसको बोलते हैं रियल, जिसको आप देख के टच फील कर सकते हो, ठीक है। रियल एविडेंस ऑफ अ फैक्ट इज brought टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट बाय इंस्पेक्शन ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट रहता है इसमें, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंडक्ट ऑफ द विटनेस, बिहेवियर ऑफ द पार्टीज, द लोकल इंस्पेक्शन बाय द कोर्ट, इट कैन बी कॉल्ड एज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री विटनेस। अब जो नेक्स्ट टाइप का एविडेंस है दैट इज एक्सपर्ट एविडेंस। सेक्शन 45, 45A, 46 एंड 47 डील विद एक्सपर्ट एविडेंस, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट
एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज इट क्वालिफाइज द टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट प्रेजेंट करे कोई एविडेंस तो फिर वो एडमिसिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीगल प्रोफेशनल विल बी रिलायबल सोर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ प्रोविजन इन कंपेरिजन टू एन इंजीनियर। ठीक है, अब किन किन सर्कमस्टेंसेस में मतलब कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट कर सकता है एक्सपर्ट एविडेंस। ठीक है, या क्या क्या प्रिंसिपल्स है फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट एविडेंस। ठीक है, क्या दैट एक्सपर्ट मस्ट बी क्वालिफाइड इन दैट डिसिप्लिन। ठीक है, अगर लॉ का है तो लॉ में एक्सपर्ट होना चाहिए, अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में द एक्सपर्ट मस्ट बी विद इन द रिकॉग्नाइज फील्ड ऑफ हिज एक्सपर्टाइज में काम कर रहा हो, है ना। तो जो लॉ का है बट वो काम कर रहा है कपड़े का, है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। द एविडेंस ऑफ द एक्सपर्ट शुड बी सपोर्टेड बाय हिज रिलायबल एंड लॉजिकल कंटेंशन और सारे एविडेंसेस होना चाहिए उधर। द एक्सपर्ट शुड बी हैव acquired an expertise in this matters by his continuous and continuous practice in the particular field। लॉ का है तो लॉ में प्रैक्टिस करो तभी होगा। एंड duly channelized under the scheme of examination in the court of law। ठीक है, अब हियर से एविडेंस के बारे में जो सुनी सुनाई बात है इज अ वेरी वीक एविडेंस। ठीक है, अब प्राइमरी एविडेंस क्या है, इज द टॉप मोस्ट क्लास ऑफ एविडेंस। इट इज अ प्रूफ दैट विच in any possible condition gives the vital hint in a disputed fact। ठीक है, established through documentary evidence on the production of the original document for inspection of the court। ठीक है, अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, जो प्राइमरी एविडेंस वो होता है डायरेक्ट एविडेंस टाइप है, जैसे कि जो एक कंक्लूजन को रीच करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या हो सकता है, इज द इंफीरियर एविडेंस। इट इज एविडेंस दैट occupies a secondary position। ठीक है, it is such evidence that on the presentation of which it is felt that superior evidence yet remains to be produced। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको सेकेंडरी एविडेंस के लिए दूसरा एविडेंस भी रिक्वायर्ड होगा टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एविडेंस बहुत कैटेगराइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन द केस ऑफ रहीम खान वर्सेस खुर्शीद अहमद। ठीक है, पॉजिटिव एविडेंस इज एनी एविडेंस विच क्लेम द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट while a negative evidence is a evidence that claims non-existence of a fact। ठीक है, तो ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये देख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं था बट हाँ इन दिस वे यू कैन रिवाइज द होल चैप्टर। बाकी इसमें काम का चीज़ हम लोग कंसिडर कर लिए सारा, और बाकी बस लास्ट में एक समरी करता हूँ। लास्ट में बस आप ये कंसिडर कर लो। देखो, टाइप्स ऑफ एविडेंस में क्या होता है, ओरल, इनडायरेक्ट में क्या होता है हियरसे, इनडायरेक्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ओरल क्या होता है, इसमें एक बंदा, एक पर्सन जो भी कोई ओरल एविडेंस दे रहा है वो होता है। देखो, ओरल एविडेंसेस आर दोज एविडेंसेस विच आर पर्सनली सीन और हर्ड बाय द विटनेस। ठीक है, गिविंग देम एंड नॉट हर्ड और टोल्ड बाय एनी अदर पर्सन या समवन एल्स। ठीक है, तो ओरल एविडेंस वो होता है जो आप खुद सुनते हो और फिर उसको आप प्रेजेंट करते हो इन द कोर्ट। इनडायरेक्ट हियर से क्या होता है, हियर से एविडेंसेस आर दोज विच द विटनेस हैज नाइदर पर्सनली सीन नॉर हर्ड nor has he perceived through his senses, but are those which have come to his knowledge through some other person। These are the most weak category of evidences। ठीक है, मतलब आप इन 5 लोगों से सुन के या लोगों की बात सुन के आप कुछ कंक्लूजन में पहुँचे हो, बट इट इज़ अ वेरी वीक एविडेंस। ठीक है, इसको कोर्ट बहुत कम सिचुएशन में कंसिडर करती है एंड इसको कुछ खास रेलिवेंस नहीं होता है। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन रिगार्डिंग अ केस, such documents are known as documentary evidence। ठीक है, the definition of documentary evidence has been amended to include all documents including electronic records produced for inspection by the court। अब जैसे सारा चीज़ जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं तो फिर उसको भी एविडेंस के तौर पे डेफिनेशन अमेंड करके उसको इंक्लूड कर दिया गया है। इनडायरेक्ट क्या होता है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज द एविडेंस दैट डज नॉट पॉइंट डायरेक्टली टू द फैक्ट। ठीक है, किसी डायरेक्टली कुछ कंक्लूजन में रीच करने के लिए हेल्प नहीं करते सर्कमस्टेंशियल। अ रीजनिंग मस्ट बी मेड और एन इन्फरेंस दैट लिंक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन द डिजायर्ड फैक्ट दैट द पार्टी इज ट्राइंग टू प्रूव। ठीक है, तो हम लोग को उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है और फर्दर एविडेंसेस कलेक्ट करके एक कंक्लूजन पे रीच करना पड़ता है, दैट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। देखो, एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस में एविडेंस दैट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट अ डिफेंडेंट committed a crime is known as direct evidence and it is used to prove guilt beyond all reasonable doubt। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एविडेंस क्या हो सकता है, सिक्योरिटी कैमरा फुटेज, है ना, उस सीसीटीवी फुटेज जिसमें पता चल रहा है कि एक स्टोर में एक बंदा आया और फिर उसको आइटम्स को लेके जा रहा है, चोरी कर रहा है। ठीक है,
या फिर सेकंड एग्जांपल आई विटनेस टेस्टिमनी दैट अ पर्सन सॉ द डिफेंडेंट कमिट अ क्राइम, मतलब आई विटनेस ने देखा कि वो कुछ चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है कि मतलब कि हाँ वो कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज एंड आई विटनेस का रिलायबिलिटी स्टैब्लिश हो जाता है तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता आगे, तो आगे क्या एविडेंस का जरूरत पड़ेगा आपको, है ना। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, इन मैनी केसेस डायरेक्ट एविडेंस ऑफ अ क्राइम डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, आई विटनेस नहीं मिलती हम लोग, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है एंड डज नॉट एग्जिस्ट एंड प्रोसिक्यूटर मस्ट यूज द एविडेंस दैट इम्प्लाइज द डिफेंडेंट कमिटेड द एलिज्ड ऑफेंस, दिस नोन एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है। लाइक एग्जांपल क्या होता है, अ पर्सन फिंगरप्रिंट फाउंड एट द सीन ऑफ द क्राइम अलोंगसाइड अदर पीपल्स फिंगरप्रिंट, ठीक है। और फिर आई विटनेस टेस्टिमोनी दैट अ पर्सन वाज सीन फ्लेइंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ क्राइम या सीन ऑफ क्राइम, अगर किसी को भागते हुए देखा तो ये सब इनडायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और कोई पर्सन वहाँ से भाग रहा है तो दैट डज नॉट अमाउंट की उसने क्राइम किया होगा, है ना। बट हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि वो क्यों भाग रहा था वहाँ से एंड क्या सिचुएशन था वहाँ पे, तो हम लोग को और एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा टू रीच अ कंक्लूजन, ठीक है। So this was the end of the chapter number 5.